हाँ जी। तो अपन जो है एक नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। टैक्स ट्रीटीज का मतलब क्या है? डीटीडब्ल्यू, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उसी को अपन क्या कहते हैं? ट्रीटी कहते हैं। अच्छा, एक छोटे छोटे दो कंसेप्ट दे रखे हैं, एक होता है जुडिशियल डबल टैक्सेशन और एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। जब एक इनकम पे दो दो बार टैक्स लगता है दो कंट्रीज में, उसको अपन कहते हैं जुडिशियल डबल टैक्सेशन। पढ़ो। टैक्स इज इम्पोज्ड बाय टू और मोर कंट्रीज एज पर द डोमेस्टिक लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। मतलब एक इनकम पे दो दो बार टैक्स लग रहा है दो कंट्रीज में, उसको अपन क्या कहते हैं? जुडिशियल डबल टैक्सेशन। इसको अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं? इसको अवॉइड करने के लिए अपन डीटीडब्ल्यू एंटर करते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए अपन डीटीडब्ल्यू एंटर करते हैं। एक कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का। एक कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का। ये मुझे क्या बताता है कि जब एक इनकम पे दो कंट्री में क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है, लेकिन दोनों बार अलग अलग पर्सन के हाथ में लग रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन बोलते हैं। क्या बताया मैंने कि भाई एक इनकम पे दो कंट्री में टैक्स लग तो रहा है, लेकिन दोनों कंट्रीज में जो है अलग अलग पर्सन पे टैक्स लग रहा है। एग्जाम्पल समझना। एग्जाम्पल समझना, एक है कंट्री एक्स, एक है कंट्री एक्स और एक है कंट्री वाई। कंट्री एक्स है, एक है कंट्री वाई। अच्छा, कंट्री वाई में एक शेयर होल्डर है। अच्छा, कंट्री एक्स में एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। कंट्री एक्स में एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अच्छा, ये कंट्री वाई है, कंट्री वाई में एक क्या है? एक जो है एबीसी लिमिटेड का शेयर होल्डर है, जो है एबीसी लिमिटेड का शेयर होल्डर है। तो ये दोनों क्या है? अलग अलग कंट्रीज हैं। ये दोनों क्या है? अलग अलग कंट्रीज हैं। जब एबीसी लिमिटेड ने क्या करा? डिविडेंड डिक्लेयर करा। जब एबीसी लिमिटेड ने क्या करा? डिविडेंड डिक्लेयर करा अपने शेयर होल्डर को। तो कंट्री एक्स में क्या होता है? कंट्री एक्स में जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। मतलब जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उसको क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा। कंट्री वाई में क्या लॉ है? कंट्री वाई में जो इनकम टैक्स लॉ है वो ये कहता है कि भाई किसी भी शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड मिला है, किसी भी शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड मिला है तो वो क्या होगा? कंट्री वाई में भी टैक्सेबल होगा। मतलब एक ही इनकम पे जो डिविडेंड की इनकम पे, उस पे जो डिविडेंड की इनकम है उस पे कंट्री एक्स में भी टैक्स लग रहा है और कंट्री वाई में भी टैक्स लग रहा है। लेकिन कंट्री एक्स में टैक्स कौन पे कर रहा है? एबीसी लिमिटेड। और कंट्री वाई में टैक्स कौन पे कर रहा है? शेयर होल्डर पे कर रहा है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। पढ़ो। when same income when same income is taxed in two or more countries but in the hands of different person, because of lack of subject identity, उसको अपन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन कहते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो इधर इन लोगों ने नीचे दे रखा है। If country X levies dividend distribution tax, ABC Limited, resident of country X, and country Y levies tax on dividend received by the shareholder who is a resident of country Y, then economic double taxation arises. तो जो अपना DTW होता है, जो अपना DTW होता है वो क्या करता है? जुडिशियल डबल टैक्सेशन को प्रिवेंट करता है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को प्रिवेंट करने की बातें नहीं करता। तो डीटीडब्ल्यू जो एंटर किया जाता है वो किसको प्रिवेंट करता है? जुडिशियल डबल टैक्सेशन को प्रिवेंट करता है कि भाई एक ही पर्सन के हाथ में दो दो कंट्री में टैक्स लग रहा है, उसको अपन कहते हैं जुडिशियल डबल टैक्सेशन। एंड जो डीटीडब्ल्यू होता है वो क्या करता है? जुडिशियल डबल टैक्सेशन को प्रिवेंट करता है। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को प्रिवेंट करने के बाद डीटीडब्ल्यू नहीं करता। डन है। तो सिंपल सा मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जब एक इनकम पे दो कंट्री में क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। एंड टैक्स जो है एक ही पर्सन के हाथ में लगा है, टैक्स जो है बेसिकली एक ही पर्सन के हाथ में लगा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? जुडिशियल डबल टैक्सेशन कहते हैं। लेकिन जब एक इनकम पे दोनों कंट्री में टैक्स लग रहा है, लेकिन दोनों कंट्री में जो है अलग अलग पर्सन के हाथ में टैक्स लग रहा है, तो उसको अपन कहते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अच्छा, डीटीडब्ल्यू किसको हैंडल करता है? जुडिशियल डबल टैक्सेशन को हैंडल करता है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को हैंडल नहीं करता। अच्छा, मैंने आपको प्रोविजन समझा दिया था, मैंने जो है आपको प्रोविजन समझा दिया था। एप्लीकेशन ऑफ टैक्स टीटी का मतलब क्या है? कि जो आप टीटी एंटर करते हो उसकी एप्लीकेशन किस तरह से करी जाएगी। तो जो डीटीडब्ल्यू में प्रोविजन दे रखे हैं या फिर इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन दे रखे हैं, विच एवर इज बेनिफिशियल एसएसए पे अप्लाई होंगे, ये मैंने आपको जो है बहुत बार समझा दिया था। इसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, एक्सेप्ट गार। एक्सेप्ट गार जो अपन जो है गार वाले चैप्टर में जाके समझेंगे, जो है अपन गार वाले चैप्टर में जाके समझेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर कोई पर्सन क्या करना चाह रहा है? डीटीडब्ल्यू का मिसयूज करके, डीटीडब्ल्यू का मिसयूज करके बेनिफिशियल प्रोविजन का एडवांटेज लेना चाह रहा है, तो वहां पर जो है गार इन्वोक हो जाएगा। गार इन्वोक हो जाएगा और गार जो है अपन जो है नेक्स्ट चैप्टर में जाके समझ लेंगे। तो डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स एक्ट विच इज बेनिफिशियल प्रोविजन अप्लाई होंगे एक्सेप्ट गार, एक्सेप्ट गार। अब एक और चीज समझो। टीटी का मतलब क्या होता है? टीटी का मतलब होता है डीटीडब्ल्यू, देखो क्या दे रखा है, टीटी इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब क्या है? कंट्रीज। कंक्लूडेड बिटवीन कंट्रीज इन रिटन फॉर्म। अच्छा, टाइप्स ऑफ डीटीडब्ल्यू, दो तरह के डीटीडब्ल्यू होते हैं। एक होता है लिमिटेड डीटीडब्ल्यू और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव डीटीडब्ल्यू। तो लिमिटेड डीटीडब्ल्यू में क्या दे रखा है? लिमिटेड डीटीडब्ल्यू में कुछ इनकम की बात करता है। लिमिटेड डीटीडब्ल्यू जो है कुछ इनकम की बात करता है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया और सिंगापुर का डीटीडब्ल्यू है, क्या बात करता है? वो जो है सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात करता है सिर्फ और सिर्फ। तो उसको अपन क्या कहेंगे? उसको जो है अपन लिमिटेड डीटीडब्ल्यू की बात कहेंगे। अच्छा, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव डीटीडब्ल्यू। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव डीटीडब्ल्यू, ये क्या करता है? सारी की सारी इनकम को कवर करता है। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो अग्रीमेंट हो रखा है उसके अंदर जो है हमने सारी की सारी इनकम की बात कर रखी है कि भाई सारी की सारी तरह की जो इनकम होती है वो किस तरह से जो है टैक्सेबल कर जाएगी दोनों कंट्रीज में। ठीक है, डन है। अच्छा, फीचर्स की बात करते हैं। अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीटीडब्ल्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीटीडब्ल्यू, पहला देखो क्या दे रखा है? अलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स।
कि भाई एक इनकम पे दोनों कंट्री में, एक इनकम पे दोनों कंट्री में से किस कंट्री में टैक्स लगेगा, इसको अपन क्या कहते हैं कि भाई टैक्सिंग राइट्स को अलोकेट करना। अच्छा, एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। डीटीडब्ल्यू का फीचर क्या होता है कि भाई हम जो है डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करते हैं, मतलब एक इनकम पे दो दो कंट्री में जो है दो दो बार टैक्स नहीं लगवाते। फिर देखो क्या दे रखा है, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट ट्रीटी इंटरप्रिटेशन, है ना। तो अगर इंडिया और सिंगापुर ने क्या कर रखा है, डीटीडब्ल्यू एंटर कर रखा है, एंड उनके जो इंटरप्रिटेशन है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो बेसिकली डीटीडब्ल्यू क्या कराता है, डिस्प्यूट्स को रिजोल्व भी कराता है। अपन ने मैप वाला प्रोसीजर देखा था, अपन ने जो है मैप वाला प्रोसीजर देखा था, याद हो तो आपको पिछले चैप्टर में। फिर देखो क्या दे रखा है, इंश्योरिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। जो डीटीडब्ल्यू होता है वो क्या करता है, वो जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज पे चलता है कि भाई हम रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। फिर देखो एक पॉइंट क्या दे रखा है, अगर इनकम जो है डोमेस्टिक लॉ में एग्जेम्प्ट है, अगर इनकम जो है डोमेस्टिक लॉ में एग्जेम्प्ट है, तो इट कैन नॉट बी टैक्सेबल एज पर द अग्रीमेंट। मतलब टीटी जो है नया टैक्स नहीं लगा सकता, टीटी कैन नॉट इम्पोज न्यू टैक्स। तो कोई इनकम जो है इंडिया के अंदर क्या है, कोई इनकम लेटर से सपोज इंडिया के अंदर एग्जेम्प्ट है, जैसे अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो कोई इनकम अगर डोमेस्टिक लॉ में एग्जेम्प्ट है, तो टीटी उसमें नया टैक्स नहीं लगा सकता। टीटी ये नहीं कह सकता कि भी ये टैक्सेबल हो जाएगी, टीटी ये नहीं कह सकता कि ये टैक्सेबल हो जाएगी। इसको अपन क्या कहते हैं, नॉन एग्रीवेशन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, नॉन एग्रीवेशन प्रिंसिपल, कि अगर इनकम जो है डोमेस्टिक लॉ के बेसिस पे एग्जेम्प्ट है, तो उस पर जो है टीटी नया टैक्स नहीं लगवाएगा। मतलब जो अग्रीमेंट है वो नया टैक्स नहीं लगाता। भाई अग्रीमेंट हम बेसिकली एंटर इसलिए करते हैं कि भाई एक इनकम पे दो कंट्री में क्या लग रहा है, एक इनकम पे जो है दोनों कंट्री में टैक्स लग रहा है, तो उसको जो है किस तरह से एलिमिनेट करा जाएगा। तो ये हो गए कुछ फीचर्स, ये हो गए कुछ फीचर्स, इनको याद कर लेना, इनको जो है याद कर लेना। कभी भी शायद एग्जाम में आपसे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आपको जो है ये कीवर्ड्स याद करने हैं। आपको क्या करना है, ये कीवर्ड्स याद करने हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप जो है अंदर जो है एक एक लाइन लिख के आ जाना, अंदर जो है एक एक लाइन लिख के आ जाना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अब एक और चीज समझना, एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, पढ़ो देखो क्या दे रखा है। मीनिंग ऑफ अ टर्म, मीनिंग ऑफ अ टर्म, है ना, नॉट डिफाइंड इन द ट्रीटी, नॉट डिफाइंड इन द ट्रीटी। तो ट्रीटी के अंदर कोई जो है टर्म यूज करा गया है जिसका मीनिंग उसने क्या कर रखा है, अग्रीमेंट में डिफाइन नहीं कर रखा। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर ट्रीटी के अंदर कोई ऐसा शब्द यूज हो रखा है जिसका मीनिंग ट्रीटी में डिफाइंड नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, उसको जो है इंटरप्रेट करेंगे एज पर द डोमेस्टिक लॉ। तो हम ये देखेंगे कि भाई डोमेस्टिक लॉ के बेसिस पे उसका मीनिंग क्या होता है, पढ़ो। तो मीनिंग ऑफ अ टर्म नॉट डिफाइंड इन द अग्रीमेंट विल बी टेकन एज पर द डोमेस्टिक लॉ, विल बी टेकन एज पर द डोमेस्टिक लॉ। तो इसकी दो अप्रोचेज होती है, इसकी दो अप्रोचेज होती है, एक होता है स्टैटिक अप्रोच और एक होता है एम्बिगेटरी अप्रोच। देखो स्टैटिक अप्रोच क्या कहता है, स्टैटिक अप्रोच मुझे ये कहता है कि भाई मीनिंग एट द टाइम द ट्रीटी वॉज साइंड। तो हम ये देखेंगे कि जिस समय ट्रीटी साइन हुई थी, लेटर से सपोज इंडिया और सिंगापुर की जो क्या है डीटीडब्ल्यू है, वो साइन हुआ था कब, 2021 में साइन हुआ था। अच्छा, अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ट्रीटी के अंदर कोई शब्द डिफाइंड नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि भाई डोमेस्टिक लॉ में उसका क्या मीनिंग है। अब देखो सीधी सी बात ये है कि भाई जो डोमेस्टिक लॉज होते हैं वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, तो इंडिया में 2021 में कुछ और इनकम टैक्स होगा। अच्छा, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, उसके बाद जो है क्या आते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं। तो लेटर से सपोज अभी अपना करंट प्रीवियस क्या चल रहा है, 24 चल रहा है। तो बेसिकली 21 और 24 में जो है क्या हो जाते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ जाते हैं। तो जो डोमेस्टिक लॉ है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि भाई हमने ये कह तो दिया कि भाई अगर कोई टर्म जो है ट्रीटी के अंदर डिफाइंड नहीं है, तो डोमेस्टिक लॉ में उसका क्या मतलब है, वो जो है अपन क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। अब सवाल ये आता है कि भाई डोमेस्टिक लॉ कौन सा वाला लें, जिस समय टीटी साइन हुई थी वो वाला लें, या फिर जिस समय हम क्या कर रहे हैं, टीटी के प्रोविजंस को अप्लाई कर रहे हैं उस समय का लें। तो दो अप्रोचेज दे रखी है, एक होता है स्टैटिक अप्रोच, एक होता है स्टैटिक अप्रोच। ये मुझे कहता है कि भाई डोमेस्टिक लॉ में उस टर्म का क्या मतलब था, डोमेस्टिक लॉ में उस टर्म का क्या मतलब था एट द टाइम द ट्रीटी वाज साइन, एट द टाइम द ट्रीटी वाज साइन, उसको जो है अपन क्या करेंगे, उसको जो है अपन पकड़ लेंगे। तो स्टैटिक अप्रोच मुझे क्या बताता है कि भाई मीनिंग एट द टाइम द ट्रीटी वाज साइन, मीनिंग एट द टाइम द ट्रीटी वाज साइन, उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन कंसीडर करेंगे। एम्बिगेटरी अप्रोच मुझे ये बताता है कि भाई मीनिंग एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटी का प्रोविजन, मतलब जिस समय आप क्या कर रहे हो, ट्रीटी को अप्लाई कर रहे हो। लेटर से सपोज मैं 2024 में क्या कर रहा हूँ, ट्रीटी के प्रोविजंस को अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं ये देखूंगा कि भाई 2024 में जो डोमेस्टिक लॉज हैं उस डोमेस्टिक लॉज में इस टर्म का क्या मीनिंग है, इस टर्म का क्या मीनिंग है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है। ये आपको जो है क्या करना है, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है, बहुत आसान है। सिंपल सी बात यह है कि जिस समय साइन हुई थी, तो एस फॉर साइंड, एस फॉर स्टैटिक अप्रोच, एस फॉर साइंड एंड एस फॉर स्टैटिक अप्रोच, ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एम्बिगेटरी अप्रोच। बस इस तरह से जो है आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी इजी टॉपिक। अब देखो क्या दे रखा है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ फॉर इंटरप्रेटिंग अ ट्रीटी। तो किसी ट्रीटी को अगर आप पढ़ रहे हो, किसी अग्रीमेंट को अगर आप पढ़ रहे हो, तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, जनरल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, पढ़ो। पहला दे रखा है गोल्डन रूल या फिर ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, गोल्डन रूल या फिर ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। मेरे साथ पढ़ोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो क्या दे रखा है, वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर इन फर्स्ट इंस्टेंस टू बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू देयर प्लेन एंड नेचुरल मीनिंग। तो अगर ट्रीटी को पढ़ रहे हो,
ट्रीटी को आप पढ़ रहे हो, उसमें अंदर कुछ शब्द यूज हो रखे हैं या कुछ फ्रेजेस यूज हो रखे हैं, तो उसका जनरल मीनिंग क्या होता है, उसका जनरल एंड नेचुरल मीनिंग क्या होता है, उसी से आप क्या करोगे, उसको इंटरप्रेट करोगे। देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ये बोलता है कि भाई अंडर दिस अप्रोच द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, ट्रीटी के अंदर कुछ चीजें डिफाइंड है, ठीक है ना, ट्रीटी के अंदर कुछ टर्म्स यूज हो रखा है, तो उसको किस तरह से अपन इंटरप्रेट करेंगे, आर टू बी इंटरप्रिटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम द ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड। तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि जिस समय ट्रीटी को क्या करा गया था, कंक्लूड करा गया था, अग्रीमेंट को कंक्लूड करा गया था, उस समय जो है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बोले तो जो क्या कर रहा है, अग्रीमेंट को साइन कर रहा है, उनका कॉमन इंटेंशन क्या था, उसको जो है अपन क्या करेंगे, उसको जो है अपन यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टर्म यूज इन द अग्रीमेंट। देखो क्या दे रखा है एक पर्टिकुलर केस में इन अब्दुल रजाक मेमन केस 2005, एआर बोले तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग relied on the speeches delivered by the finance ministers of India as well as the UAE to arrive at the intention of the parties in signing the India UAE treaty tax treaty। तो इंडिया और यूएई के बीच में क्या हुआ था, एक अग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, टीटी में जो है एक टर्म डिफाइंड था, इसका जो है अपने को मतलब ढूंढना था, इसका जो है अपने को क्या करना था, मतलब इंटरप्रेट करना था। तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ने ये कहा, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन मुझे ये कहता है कि जिस समय क्या हुआ था, ये अग्रीमेंट कंक्लूड हुआ था, उस समय दोनों कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन लोगों ने जो स्पीचेस डिलीवर करी थी, उनका जो है इंटेंशन क्या था, उन स्पीचेस का इंटेंशन क्या था, उससे अपन क्या करेंगे, उससे जो है अपन इस टर्म को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बोलता है कि टर्म्स ऑफ द ट्रीटी आर टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम द ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड। अच्छा, ये आपसे जो है बेसिकली एमसीक्यू में टेस्ट करेगा, आपसे जो है क्या करेगा, एमसीक्यू में टेस्ट करेगा कि जनरल रूल मुझे क्या बोलता है कि भाई प्लेन एंड नेचुरल मीनिंग पे जाओ, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है कि भाई कॉमन इंटेंशन पे जाओ, कि जब टीटी साइन हुई थी तो जो जिन लोगों ने टीटी साइन करी थी उनका कॉमन इंटेंशन क्या था। फिर आगे देखो क्या रखा है, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन पढ़ो। इन दिस अप्रोच द ट्रीटी इज टू बी इंटरप्रेटेड, मतलब अग्रीमेंट इज टू बी इंटरप्रेटेड सो एज टू फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रीटी। तो ये मुझे कहता है, ये पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि भाई अपन जो क्या करेंगे, ट्रीटी को इंटरप्रेट करेंगे, इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि जो ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव था, जो ट्रीटी का एम था, वो क्या हो, अचीव हो, अटेन हो, ठीक है ना। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पसिव मेथड, दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पसिव मेथड। आगे बढ़े, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा है, द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ ट्रीटी शुड बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनर सो हैज टू हैव इफेक्ट रादर देन टू मेक इट वाइड। ये कहना चाह रहा है कि भाई ट्रीटी को जो है इस तरह से आप इंटरप्रेट करोगे कि भाई उसका अपन क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं। इस तरह से इंटरप्रेट मत कर देना कि भाई वो ट्रीटी क्या बन जाए, इनवैलिड बन जाए। आगे देखो क्या रखा है, प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो। अच्छा, फिर देखो क्या रखा है इसके अंदर कि ट्रीटी के टर्म्स आर नॉर्मली टू बी इंटरप्रेटेड on the basis of their meaning at the time it was concluded, on the basis of their meaning at the time it was concluded। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ट्रीटी के टर्म्स को आप जो है इस तरह से इंटरप्रेट करोगे, ट्रीटी के जो है टर्म्स को जो है इस तरह से इंटरप्रेट करोगे कि भाई हम ये देखेंगे कि जब ट्रीटी कंक्लूड हुई थी उस समय उसका मीनिंग क्या था, हाउएवर दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, हमेशा जो है इसको यूज नहीं करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो हमें ये कहता है कि भाई ट्रीटी के टर्म्स को हम नॉर्मली इंटरप्रेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग एट द टाइम इट वाज कंक्लूडेड, ठीक है। आगे देखो क्या रखा है, लिबरल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट रखा है लिबरल कंस्ट्रक्शन। ट्रीटी को हम क्या करेंगे, ट्रीटी को जो है हम लिबरली कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब फ्रीली कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखो क्या रखा है, ट्रीटीज शुड बी लिबरली कंस्टिट्यूट सो एज टू कैरी आउट द अपरेंट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, मतलब अपन जो है अनबायस तरीके से जो है क्या करेंगे, ट्रीटी को इंटरप्रेट करेंगे। लिबरल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, फ्रीली जो है ट्रीटी को समझेंगे, फ्रीली जो है ट्रीटी को इंटरप्रेट करेंगे सो दैट दोनों पार्टी का इंटेंशन क्या हो, फुलफिल हो। आगे देखो क्या रखा है, ट्रीटी एज अ होल इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो इसमें क्या दे रखा है कि भाई प्रोविजन शुड बी इंटरप्रेटेड, ठीक है ना, एज अ होल। प्रोविजन को अपन क्या करेंगे, एज अ होल इंटरप्रेट करेंगे, उसको जो है आइसोलेशन में इंटरप्रेट नहीं करेंगे। तो प्रोविजन शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड इन आइसोलेशन, रादर एंटायर ट्रीटी शुड बी रेड एज अ होल, मतलब जो ट्रीटी के प्रोविजन है उसको जो है अपन एज अ होल समझेंगे। मतलब ट्रीटी के अंदर कुछ चीजें डिफाइंड है तो उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, पूरे ट्रीटी को पढ़ के अपन ये समझेंगे कि भाई इसका क्या मतलब हो सकता है। तो प्रोविजन शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड इन आइसोलेशन, रादर एंटायर ट्रीटी शुड बी रेड एज अ होल टू अराइव एट इट्स ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। आगे देखो क्या रखा है, रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी।
reasonableness and consistency. In accordance with the principles of consistency, treaties should be interpreted in the light of existing international law. तो जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है ना, जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है ना, उसके कंसिस्टेंट क्या करेंगे अपन, जो है टीटी के टर्म्स को इंटरप्रेट करेंगे। अच्छा, ये जो चीजें थी ना, ये जो चीजें थी, इनका जो है 0.00001% चांस है एग्जाम में ये आए, ठीक है ना, तो ये इतना काम का नहीं है, बिल्कुल इतना काम का नहीं है। हो सकता है कि शायद हमसे एमसीक्यू में टेस्ट कर लाए, हो सकता है एमसीक्यूज में टेस्ट कर लीजिए, ठीक है ना, इसलिए आप पढ़ के चले जाना, पढ़ के चले जाना, बिल्कुल इसका जरूरी नहीं है कि भाई आप इसको जो है याद करो। और ट्रस्ट मी, आप जो है एक एक चीजों को जो है रट्टा मार के याद नहीं कर सकते, तो बस समझ सकते हो कि भाई गोल्डन रूल का मतलब होता है प्लेन एंड नेचुरल मीनिंग, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कॉमन इंटेंशन, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि भाई एम्स ऑब्जेक्ट एंड पर्पसेस क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि भाई ट्रीटी को हम इफेक्ट देंगे, उसको जो है इनवैलिड नहीं बनाएंगे। अच्छा, लिबरल कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम लिबरली क्या करेंगे, कंस्टिट्यूट करेंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है कि भाई ट्रीटी को एज अ होल समझेंगे। रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि भाई एग्जिस्टिंग जो इंटरनेशनल लॉ है उसके कंसिस्टेंट अपन क्या करेंगे, ट्रीटी को जो है क्या करेंगे, ट्रीटी को जो है बेसिकली इंटरप्रेट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजिटा का मतलब ये है कि भाई हम ये देखेंगे कि जिस समय जो है ट्रीटी कंक्लूड हुई थी उस समय क्या मीनिंग था, ठीक है। तो बस ये पढ़ के आपको भूल जाने, पढ़ के आपको भूल जाने, इतना जो है आपको रटना नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनाने का चांस है, इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो यही आएगा, जनरली जो है वो यही आएगा, क्योंकि इसका जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन भी दे रखा है इन लोगों ने। क्वेश्चन बैंक में जो अपन करेंगे ना, तो क्वेश्चन बैंक में आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन बैंक में मैं आपको दिखाऊंगा, इन लोगों ने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन भी दे रखा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज इन ट्रीटीज। अच्छा, इसका मैं आपको जो है एग्जांपल बताता हूँ क्या कह रखा है, ये क्या कह रहा है कि भाई इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने जो है सिंगापुर के साथ एक क्या करा, डीटीडब्ल्यू करा। इंडिया ने क्या करा, सिंगापुर के साथ एक डीटीडब्ल्यू करा। अच्छा, और इंडिया ने क्या करा, जापान के साथ भी एक डीटीडब्ल्यू करा, जापान के साथ भी एक डीटीडब्ल्यू करा। ये करा 2017 में, ये करा 2019 में, ठीक है ना। तो इंडिया ने क्या करा, सिंगापुर के साथ एक डीटीडब्ल्यू करा, और इंडिया ने जो है बेसिकली जापान के साथ एक डीटीडब्ल्यू करा। अच्छा, 2017 में जो डीटीडब्ल्यू करा गया उसमें जो है ये लिखा गया कि भाई इंडिया में जो सिंगापुर का क्या है, रेसिडेंट है, मतलब इंडिया का क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। तो इंडिया में नॉन रेसिडेंट की जो, इंडिया में नॉन रेसिडेंट की जो रॉयल्टी की इनकम है, रॉयल्टी की इनकम है वो क्या होगी, 20% टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। ऐसा कहाँ लिखा गया, ऐसा जो है इंडिया सिंगापुर के डीटीडब्ल्यू में लिखा गया। अच्छा, 2019 में इंडिया ने जापान के साथ क्या करा, इंडिया ने जो है जापान के साथ डीटीडब्ल्यू करा, और जापान के साथ डीटीडब्ल्यू करते समय ये कहा कि भाई इंडिया में जो नॉन रेसिडेंट है, मतलब जापान का जो रेसिडेंट है इंडिया का क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। तो इंडिया की जो नॉन रेसिडेंट की रॉयल्टी की इनकम है, रॉयल्टी की इनकम है वो क्या होगी, वो जो है 12% पे टैक्सेबल होगी, वो जो है 12% पे टैक्सेबल होगी। अच्छा, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज मुझे क्या बताता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज मुझे ये बताता है कि भाई अगर 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 इंडिया चाहे, अगर इंडिया चाहे तो वो क्या कर सकती है, वो जो है बेसिकली जापान वाले प्रोविजन को अपने प्रोविजन में क्या कर सकती है, अपनी जो है डीटीडब्ल्यू में इनकॉर्पोरेट कर सकती है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर इंडिया चाहे, क्या चाहे तो वो क्या कर सकती है, जापान में ये जो प्रोविजन दे रखा है ना, जापान में ये जो नॉन रेसिडेंट का जो प्रोविजन दे रखा है उसको क्या कर सकती है, सिंगापुर वाले डीटीडब्ल्यू में क्या कर सकती है, इनकॉर्पोरेट कर सकती है। इससे फायदा क्या होगा, इससे सिंगापुर के रेसिडेंट को फायदा होगा। अच्छा, पहले सिंगापुर के रेसिडेंट को जो है इंडिया में एज पर डीटीडब्ल्यू 20% टैक्स पे करना था, लेकिन अगर हमने क्या करा, जापान के प्रोविजन को क्या करा, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इंडिया और जापान के जो अग्रीमेंट के प्रोविजन थे उसको हमने क्या करा, इनकॉर्पोरेट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, कहां पर, इंडिया सिंगापुर के डीटीडब्ल्यू में। तो उसमें क्या होगा, उस केस में जो है ये जो एनआर की रॉयल्टी की इनकम है 20% की जगह 12% टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, ऐसे कब पॉसिबल है समझना, देखो क्या दे रखा है इफ आफ्टर एंट्री इनटू द फोर्स ऑफ डीटीडब्ल्यू विथ सिंगापुर, ठीक है ना, इंडिया एंटर्स इनटू डीटीडब्ल्यू विथ अनदर ओईसीडी मेंबर स्टेट, बोले तो जापान, जहां पर इंडिया क्या करती है, अपने टैक्सेशन राइट को लिमिट करती है, मतलब टैक्सेशन राइट को कम करती है। तो इसमें यही हुआ ना कि भाई पहले हमने सिंगापुर के साथ डीटीडब्ल्यू करा, फिर मैंने क्या करा, जापान के साथ डीटीडब्ल्यू करा। अच्छा, जो सेकंड डीटीडब्ल्यू था उसके अंदर जो है इंडिया ने क्या करा, अपना टैक्सेशन राइट को लिमिट करा। मतलब पहले जो है इंडिया क्या करती थी, रॉयल्टी इनकम पे 20% टैक्स लेती थी, लेकिन इंडिया जापान वाले डीटीडब्ल्यू में, ठीक है ना, इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने कहा कि भाई हम जो है जो एनआर है उसकी रॉयल्टी इनकम पे 12% ही टैक्स लेंगे। तो इन लोगों ने कहा कि सच बेनिफिशियल ट्रीटमेंट शुड ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू द फर्स्ट स्टेट। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई ये जो सेकंड वाला बेनिफिशियल ट्रीटमेंट था जिसमें 12% पे रॉयल्टी की इनकम टैक्सेबल हो रही थी, उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाली ट्रीटी में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। कंडीशंस दे रखी है, ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पर कंडीशन क्या है समझना, तो क्या दे रखा है, सेकंड ट्रीटी जो आपने एंटर करी है, मतलब इंडिया ने क्या करा है, इंडिया ने जो सेकंड अग्रीमेंट करा है इज एंटर्ड इनटू आफ्टर एंट्री इनटू द फोर्स ऑफ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड फर्स्ट स्टेट। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर आप क्या करना चाहते हो, सेकंड ट्रीटी के बेनिफिट को इंपोर्ट करना चाहते हो, तो ये जो सेकंड ट्रीटी एंटर करी गई है ये आफ्टर फर्स्ट ट्रीटी एंटर करी गई हो,
ठीक है ना। तो पहले जो है इंडिया और सिंगापुर की क्या हुई, पहले जो है इंडिया और सिंगापुर की क्या हो गया, डीटीडब्ल्यू एंटर हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद जो है सेकंड डीटीडब्ल्यू एंटर होना चाहिए। तो सेकंड एग्रीमेंट इज एंटर्ड आफ्टर एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द फर्स्ट एग्रीमेंट। फिर देखो क्या रखा है, सेकंड ट्रीटी इज एंटर्ड इनटू बिटवीन इंडिया एंड अ स्टेट विच इज अ मेंबर ऑफ ओईसीडी एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ट्रीटी विद इट। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई जो आप सेकंड ट्रीटी एंटर कर रहे हो, ठीक है ना, जो आप सेकंड ट्रीटी एंटर कर रहे हो, तो इंडिया जिस कंट्री के साथ क्या कर रही है, सेकंड ट्रीटी एंटर कर रही है, ठीक है ना, इंडिया जिस कंट्री के साथ क्या कर रही है, सेकंड ट्रीटी एंटर कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने केस में जापान है, तो जापान क्या होना चाहिए, जापान जो है ओईसीडी जो है ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। पढ़ो कि भाई सेकंड ट्रीटी इज एंटर्ड इनटू बिटवीन इंडिया एंड जापान विच इज अ मेंबर ऑफ ओईसीडी, मतलब जिस भी कंट्री के साथ आप क्या कर रहे हो, ट्रीटी को एंटर कर रहे हो, वो ओईसीडी का मेंबर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ साइनिंग द अग्रीमेंट। फिर आगे देखो क्या रखा है, सेकंड ट्रीटी में इंडिया ने क्या करा, अपने टैक्सेशन राइट को लिमिट करा, मतलब कम करा। तो यही करा ना कि भाई पहली ट्रीटी में तो इंडिया बोली थी कि भाई 20% टैक्स लगेगा, सेकंड ट्रीटी में जो है इंडिया ने कहा कि भाई हम 12% पे टैक्स लेंगे। और आगे देखो क्या रखा है, सेपरेट नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड बाय इंडिया इंपोर्टिंग द बेनिफिट्स ऑफ सेकंड ट्रीटी इनटू द ट्रीटी विद फर्स्ट स्टेट एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 90। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर इंडिया ऐसा करना चाहती है तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, एक नोटिफिकेशन इशू करके ये बताना पड़ेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो जापान की क्लॉज था, जो जापान का क्लॉज था, वो इंडिया सिंगापुर वाली डीटीडब्ल्यू में क्या कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस पे। इसको अपन क्या कहते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज इन ट्रीटीज, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज इन ट्रीटीज। ठीक है, तो इंडिया इंडिया क्या कर सकती है, इंडिया बेसिकली जापान के, इंडिया बेसिकली जो जापान है, इंडिया बेसिकली जो जापान के फेवरेबल क्लॉज है उसको क्या कर सकती है, सिंगापुर वाले डीटीडब्ल्यू में क्या कर सकती है, इनकॉर्पोरेट कर सकती है। बट अपने को जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, अपने को जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो ये तो बस एग्जांपल था, ये तो बस एग्जांपल था, राइट, इजी है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन बनाना होगा प्रायोरिटी बेसिस पे, तो प्रायोरिटी बेसिस पे जो है ये वाला क्वेश्चन बनेगा। तो ये वाला जो 4 पॉइंट्स है इसको जो है कंठस्थ कर लेना, और बहुत आसान भी है, बहुत आसान भी पॉइंट्स है। अब अपना जो है एक लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, अपना जो है अपन एक लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स अनशिएटेड इन द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज। ठीक है ना, कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, अपन वो कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। ठीक है ना, वाइल इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट ट्रीटीज, वाइल इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट ट्रीटीज। पढ़ो पहला क्या दे रखा है, पैक्ट sunt servanda, ठीक है ना, पैक्टा sunt servanda, ये क्या कहता है कि भाई एवरी ट्रीटी इन फोर्स इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज एंड मस्ट बी फॉलोड बाय देम इन गुड फेथ। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई जिस भी कंट्री के बीच में अग्रीमेंट हुआ है वो क्या करेंगे, वो जो है बेसिकली पूरी ईमानदारी के साथ उस ट्रीटी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ उस ट्रीटी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फिर देखो एक प्रिंसिपल क्या दे रखा है, नॉन रेट्रो एक्टिविटी ऑफ ट्रीटीज। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रीटीज है उसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकता। तो इंडिया और सिंगापुर ने लेटर से सपोज 2018 में क्या करा, डीटीडब्ल्यू करा, तो डीटीडब्ल्यू वैलिड कब से होगा, 2018 से वैलिड होगा, 2017 2016 से वैलिड नहीं होगा। तो ट्रीटीज का जो है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगा। आगे देखो क्या दे रखा है, टेरिटोरियल स्कोप ऑफ ट्रीटीज, टेरिटोरियल स्कोप ऑफ ट्रीटीज पढ़ो क्या दे रखा है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम ट्रीटी इज बाइंडिंग अपॉन ईच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एंटायर टेरिटरी। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्या हुआ है, डीटीडब्ल्यू हुआ है, तो इंडिया में जो भी स्टेट्स आते हैं, इंडिया में जो भी स्टेट्स आते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है बेसिकली ट्रीटी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ट्रीटी इज बाइंडिंग अपॉन ईच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एंटायर टेरिटरी। तो पूरे इंडिया पे क्या होगा, पूरे इंडिया जो है, पूरा इंडिया कवर करा जाएगा, पूरा इंडिया जो है बेसिकली डीटीडब्ल्यू में कवर करा जाएगा। आगे देखो क्या रखा है, जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, भाई ट्रीटी शुड बी इंटरप्रेटेड बाय गिविंग द ऑर्डिनरी मीनिंग टू द लैंग्वेज। ये तो अपन ने पढ़ा भी था, ये तो जो है अपन ने क्या करा था, पढ़ा भी था इधर भी, ये तो अपन ने जो है इधर भी पढ़ा था। जनरल रूल क्या बोलता है, ये मुझे वही बात बताता है कि भाई आप ये देखो कि भाई जो अपने टर्म्स यूज हुए हैं ट्रीटी में उसका ऑर्डिनरी मीनिंग क्या होता है, उसका ऑर्डिनरी मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आप जो है उसको क्या करो, उसको जो है उसी तरह से इंटरप्रेट करो। फिर देखो क्या रखा है, सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये क्या कर रहा है कि जहां पर मीनिंग एज पर द जनरल रूल इज एम्बिगियस, तो जो जनरल रूल है उसका जो मीनिंग है वो एम्बिगियस है, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को यूज करेंगे, सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रिपरेटरी वर्क ऑफ द ट्रीटी एंड द सर्कमस्टेंस ऑफ द कंक्लूजन विल बी कंसिडर्ड। तो हम ये देखेंगे कि जब ट्रीटी को क्या करा गया था, प्रिपेयर करा जा रहा था, तो उस समय जो है, उस समय हमने उस मीनिंग का जो है क्या मतलब निकाला था, या फिर जब ट्रीटी कंक्लूड हो रही थी उस समय जो है उस टर्म का क्या मीनिंग निकाला गया था, क्या मीनिंग कंसिडर करा गया था, उसको जो है अपन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट ट्रीटी। आगे देखो क्या दे रखा है, इंटरनल लॉ एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ इट्स ट्रीटीज। क्या बोल रहा है ये, अ पार्टी मे नॉट इन्वोक द प्रोविजंस ऑफ इट्स इंटरनल लॉ एज अ जस्टिफिकेशन फॉर इट्स फेलियर टू परफॉर्म अ ट्रीटी। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई लेटर से सपोज इंडिया और सिंगापुर ने क्या कर रखा है, इंडिया और सिंगापुर ने डीटीडब्ल्यू कर रखा है। अच्छा, डीटीडब्ल्यू में ये कहा गया कि भाई जो एनआर की रॉयल्टी इनकम है वो क्या होगी, 10% टैक्सेबल होगी। अच्छा,
जो इंडियन गवर्नमेंट है ये नहीं कह सकती कि भाई देखो हमारे डोमेस्टिक लॉ में तो 20% टैक्सेबल होती है, हमारे डोमेस्टिक लॉ में तो जो रॉयल्टी की इनकम होती है एनआर की 20% टैक्सेबल होती है, तो हम डीटीडब्ल्यू को फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि भाई अ पार्टी मतलब इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया मे नॉट इन्वोक प्रोविजंस ऑफ इट्स इंटरनल लॉ, तो अपने डोमेस्टिक लॉ के जो प्रोविजंस है उसको जो है इन्वोक नहीं कर सकती, ये कहते हुए ये जो है जस्टिफाई करते हुए कि भाई हमने जो है डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करा, क्योंकि इंडिया में तो जो एनआर की इनकम है वो 20% टैक्सेबल होती है, ठीक है ना। So a party may not invoke the provisions of its internal law as a justification for its failure to perform a treaty. For example, the parties to the treaty should not dishonor their international commitments with each other by retrospectively amending their international tax laws. तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया और सिंगापुर ने क्या करा, डीटीडब्ल्यू करा, इंडिया और सिंगापुर ने क्या करा, डीटीडब्ल्यू करा। अच्छा, इंडिया को जो है क्या करना था, इंडिया को जो है डीटीडब्ल्यू फॉलो नहीं करना था, तो उसने क्या करा, अपने डोमेस्टिक लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया। तो बेसिकली इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा पार्टी नहीं कर सकती, अ पार्टी शुड नॉट डिसऑनर देयर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को बोले तो जो डीटीडब्ल्यू में आपने जो है चीजें अग्री करी है उसको जो है डिसऑनर नहीं कर सकते, अपना डोमेस्टिक लॉ को क्या करते हुए, अपना डोमेस्टिक लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करते हुए, या फिर द पार्टीज टू द ट्रीटी शुड नॉट द पार्टीज टू द ट्रीटीज, ठीक है ना, शुड नॉट डिसऑनर देयर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स विद ईच अदर बाय रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडिंग देयर डोमेस्टिक लॉज और बाय नॉट अबाइडिंग बाय द ट्रीटी टर्म्स। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि भाई हम तो टीटीडब्ल्यू के टर्म्स को मानेंगे नहीं, तो पहले आपने अग्री कर लिया, बाद में ये कहते हो कि भाई हम तो जो है अबाइड नहीं करेंगे। अबाइड का मतलब है कि भाई हम तो जो है ट्रीटी को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखो क्या रखा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज ऑथेंटिकेटेड इन 2 और मोर लैंग्वेजेस। क्या कह रहा है ये कि भाई व्हेन अ ट्रीटी हैज बीन ऑथेंटिकेटेड इन 2 और मोर लैंग्वेजेस, तो फॉर एग्जांपल इंडिया और सिंगापुर ने क्या करा, डीटीडब्ल्यू करा, इंडिया और सिंगापुर ने क्या करा, डीटीडब्ल्यू करा, या फिर लेटर से सपोज इंडिया और चाइना ने क्या करा, इंडिया और चाइना ने डीटीडब्ल्यू करा। अब सीधी सी बात है कि जो डीटीडब्ल्यू एंटर हुआ होगा वो हिंदी में होगा, ठीक है ना, वो हिंदी में होगा और किस में होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा और चाइनीज लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, चाइनीज लैंग्वेज में होगा। तो इंडिया की राष्ट्रभाषा क्या है, इंडिया की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी इंग्लिश और चाइनीज में लेटर से सपोज हमने क्या करा, हिंदी इंग्लिश और चाइनीज में लेटर से सपोज हमने क्या करा, ट्रीटी को लिखा। तो इन लोगों ने कहा कि भाई वेयर अ ट्रीटी हैज बीन ऑथेंटिकेटेड इन 2 और मोर लैंग्वेजेस, ठीक है ना, अगर ट्रीटी को हमने क्या करा है, ऑथेंटिकेट करा है 2 और मोर लैंग्वेजेस में, टेक्स्ट इज इक्वली अथॉरिटेटिव इन ईच लैंग्वेज, मतलब जो तीनों जो लैंग्वेजेस है, तीनों जो लैंग्वेजेस में डीटीडब्ल्यू क्या लिखा गया है वो मान्य रहेगा, अनलेस द ट्रीटी प्रोवाइड्स और पार्टीज अग्री दैट इन द केस ऑफ डाइवर्जेंस अ पर्टिकुलर टेक्स्ट शैल प्रिवेल। तो इन लोगों ने कहा कि भाई लेटर से सपोज इंडिया और चाइना का जो डीटीडब्ल्यू था वो हिंदी इंग्लिश और चाइनीज लैंग्वेज में क्या था, हिंदी इंग्लिश और चाइनीज लैंग्वेज में ड्राफ्टेड था। तो इन लोगों ने कहा कि भाई तीनों लैंग्वेजेस में जो डीटीडब्ल्यू ड्राफ्टेड है तीनों मान्य रहेगा, मतलब टेक्स्ट इज इक्वली अथॉरिटेटिव इन ईच लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज में क्या रहेगा, मान्य रहेगा, अनलेस टीटी प्रोवाइड्स या पार्टीज अग्री कि भाई इन केस ऑफ डाइवर्जेंस अ पर्टिकुलर टेक्स्ट शैल प्रिवेल। तो फॉर एग्जांपल इंडिया और जो चाइना की लैंग्वेजेस है उसमें किसी एक पर्टिकुलर जो शब्द यूज हुआ है, उसमें जो है एक पर्टिकुलर जो शब्द यूज होता है वो का जो मतलब है वो इंडिया में अलग है, चाइनीज में अलग है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर पार्टीज अग्री करती है तो इन केस ऑफ डाइवर्जेंस कि भाई अगर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है तो पर्टिकुलर टेक्स्ट शैल प्रिवेल वो क्या करा जाएगा, फॉलो करा जाएगा। तो अगर पार्टीज ने अग्री करा कि लेटर से सपोज कि भाई इंडिया और जो चाइना की लैंग्वेजेस है उसमें जो है किसी शब्द के लिए कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए, तो अपन किसको फॉलो करेंगे, अपन जो है इंडिया को फॉलो करेंगे। ऐसा जो है दोनों ने अग्रीमेंट में लिख रखा है, फिर अपन क्या करेंगे, उस अग्रीमेंट के बेसिस पे जो है काम करेंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने कहा कि जब ट्रीटी जो है ऑथेंटिकेट हुई है 2 और मोर लैंग्वेजेस में, टेक्स्ट इज इक्वली अथॉरिटेटिव इन ईच लैंग्वेज, मतलब जो भी लैंग्वेजेस में आपने डीटीडब्ल्यू को ड्राफ्ट करा है वो तीनों में क्या होगा, इक्वली मान्य रहेगा, अनलेस पार्टीज अग्री दैट इन केस ऑफ डाइवर्जेंस अ पर्टिकुलर लैंग्वेज शैल बी प्रिफर्ड और प्रिवेल्ड, ठीक है। आगे देखो क्या रखा है, अ वर्जन ऑफ ट्रीटी इन अ लैंग्वेज अदर देन द वन ऑफ दोज इन विच इट वाज ऑथेंटिकेटेड। तो मैंने आपको बताया कि भाई अपन ने क्या करा, हिंदी में करा, अपन ने जो है हिंदी में ड्राफ्ट करा, चाइनीज लैंग्वेज में ड्राफ्ट करा, ठीक है ना, और अपन ने क्या करा, इंग्लिश में ड्राफ्ट करा। अब लेटर से सपोज जापानीज लैंग्वेज में जो है डीटीडब्ल्यू ड्राफ्ट हो गया, ये वाला जो डीटीडब्ल्यू था ये क्या हुआ, जापानीज लैंग्वेज में क्या हुआ, ड्राफ्ट हुआ। तो इन लोगों ने कहा कि भाई वर्जन ऑफ ट्रीटी मतलब डीटीडब्ल्यू अगर आपने ड्राफ्ट करा है इन अ लैंग्वेज अदर देन द वन इन विच इट वाज ऑथेंटिकेटेड, लेटर से सपोज जापानीज लैंग्वेज में जो है उस डीटीडब्ल्यू को क्या करा गया, ड्राफ्ट करा गया। तो इन लोगों ने कहा कि भाई जापानीज लैंग्वेज को जो है हम मान्य मानेंगे, जापानीज लैंग्वेज को हम ऑथेंटिक मानेंगे ओनली इफ अगर ट्रीटी सो प्रोवाइड्स और पार्टीज अग्री। तो अगर पार्टी अग्री करती है या फिर ट्रीटी में लिखा हुआ है कि भाई अगर जापानीज लैंग्वेज में भी आपने क्या करा इसको ड्राफ्ट करा तो वो मान्य माना जाएगा, तो अकॉर्डिंग जो है अपन क्या करेंगे, उसको जो है ऑथेंटिकेट मानेंगे। तो a version of treaty in a language other than the one in which it is authenticated shall also be considered authentic only अगर treaty provides या parties agree, only if treaty provides या party agree।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, जनरल रूल रिगार्डिंग थर्ड स्टेट। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्या हुआ है, डीटीडब्ल्यू एंटर हुआ है, तो चाइना का जो है इसमें कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, चाइना का कोई कोई भी इसमें जो है राइट नहीं है। तो टीटी डज नॉट क्रिएट ईदर ऑब्लिगेशन और राइट फॉर द थर्ड स्टेट विदाउट इट्स कंसेंट। तो अगर इंडिया और सिंगापुर के बीच की बात है तो चाइना बीच में कहां से आ गया, मतलब अगर इंडिया और सिंगापुर दो स्टेट्स के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ है तो किसी थर्ड कंट्री का कोई भी राइट या ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। आगे देखो क्या दे रखा है, टर्मिनेशन या सस्पेंशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ ट्रीटी एज अ कंसिक्वेंस ऑफ इट्स ब्रीच। समझना भाई, इंडिया और सिंगापुर ने क्या कर रखा है, इंडिया और सिंगापुर ने जो है डीटीडब्ल्यू एंटर कर रखा था, इंडिया और सिंगापुर ने क्या कर रखा था, डीटीडब्ल्यू एंटर कर रखा था। इसको अपन क्या कहते हैं, बायलेटरल ट्रीटी कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, बायलेटरल ट्रीटी, मतलब दो कंट्री के बीच में जो है क्या हुआ है, ट्रीटी एंटर हुआ है। तो अगर दोनों कंट्री में से किसी भी कंट्री ने क्या करा, किसी भी कंट्री ने जो है बेसिकली मटेरियल ब्रीच करा, मतलब टीटी को फॉलो नहीं करा, मटेरियल ब्रीच करा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है अपन क्या करेंगे, टीटी को जो है सस्पेंड कर सकते हैं, टीटी को टर्मिनेट कर सकते हैं। पढ़ो, A material breach of a bilateral treaty by one of the parties entitles the other to invoke the breach as a ground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in part। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्या हो रखा है, अग्रीमेंट हो रखा है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में अग्रीमेंट हो रखा है, एंड लेट अस से सपोज सिंगापुर गवर्नमेंट ने क्या करा, सिंगापुर गवर्नमेंट ने धोखा दे दिया। धोखा देने का मतलब क्या है, डीटीडब्ल्यू को फॉलो नहीं करा, मटेरियल बीच करा, मटेरियल बीच करा। तो इसलिए अगर ऐसा होता है तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के पास राइट होगा कि वो क्या कर सकती है, टीटी को टर्मिनेट कर सकती है या फिर टीटी को सस्पेंड कर सकती है फॉर सम पीरियड, ठीक है ना। तो मटेरियल ब्रीच ऑफ बायलेटरल टीटी बाय वन ऑफ द पार्टीज इंटाइटल्स अदर, दूसरे को राइट मिल जाएगा कि वो क्या कर सकता है, वो ये कह सकता है कि भाई देखो सामने वाले ने क्या करा है, ब्रीच करा है, सामने वाले ने क्या करा है, टीटी के प्रोविजंस को ब्रीच करा है, तो हम टीटी को क्या करते हैं, टीटी को जो है टर्मिनेट करते हैं या फिर टीटी को सस्पेंड करते हैं। डन है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, अब बात करेंगे अपन मल्टीलेटरल ट्रीटी की, अब बात करेंगे अपन मल्टीलेटरल ट्रीटी की। तो देखो क्या दे रखा है कि भाई इंडिया सिंगापुर और चाइना के बीच में क्या हो रखा था, इंडिया सिंगापुर चाइना के बीच में जो है क्या हो रखा था, डीटीडब्ल्यू एंटर हो रखा था। मतलब क्या है, मल्टीलेटरल ट्रीटी है, क्या है, मल्टीलेटरल ट्रीटी है, मतलब मल्टीपल कंट्रीज के बीच में ट्रीटी एंटर हुई है। पढ़ो, मल्टीपल मटेरियल ब्रीच ऑफ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी बाय वन ऑफ द पार्टीज। तो लेट अस से सपोज सिंगापुर गवर्नमेंट ने क्या करा, सिंगापुर गवर्नमेंट ने जो है बेसिकली ट्रीटी को फॉलो नहीं करा, कोई मटेरियल ब्रीच करा। तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने अगर क्या करा, मटेरियल ब्रीच करा, तो उस केस में अ पार्टी स्पेसिफिकली अफेक्टेड बाय द ब्रीच। तो लेट अस से सपोज इंडिया सिंगापुर और चाइना के बीच में क्या हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, सिंगापुर ने जो है क्या करा, इंडिया के साथ जो अग्रीमेंट्स कर रखे थे उसको फॉलो नहीं करा, चाइना के साथ जो अग्रीमेंट हो रखा था उसको फॉलो करा, लेकिन इंडिया के साथ अग्रीमेंट को फॉलो नहीं करा। इन लोगों ने कहा कि भाई अगर सिंगापुर गवर्नमेंट ने क्या करा है, कोई ब्रीच करा है, तो जिसके साथ जो है क्या हुआ है, जिसके साथ जो है बेसिकली अनजस्टिस हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो क्या कर सकता है, वो जो है बेसिकली टीटी को सस्पेंड कर सकता है। पढ़ो, अ पार्टी स्पेसिफिकली अफेक्टेड बाय द ब्रीच। भाई सिंगापुर गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडिया के साथ जो अग्रीमेंट कर रखा था उसमें जो है उसको जो है फॉलो नहीं करा, ब्रीच करा। तो अफेक्टेड पार्टी कौन है, अफेक्टेड पार्टी है इंडिया। तो इंडिया क्या कर सकती है, अ पार्टी स्पेसिफिकली अफेक्टेड बाय द ब्रीच, इंडिया क्या कर सकती है, इंडिया जो है बेसिकली सस्पेंड कर सकती है द ऑपरेशन ऑफ ट्रीटी। इंडिया जो है क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है द ऑपरेशन ऑफ ट्रीटी इन होल और इन पार्ट इन रिलेशन बिटवीन इटसेल्फ एंड द डिफॉल्टिंग स्टेट। इसका मतलब क्या है कि भाई इंडिया ये कह सकती है कि भाई देखो सिंगापुर ने मेरे साथ क्या करा है, धोखा करा है, हम दोनों के बीच का अग्रीमेंट कैंसिल, हम दोनों के अग्रीमेंट का बीच कैंसिल, सस्पेंड। ठीक है, पढ़ो वापस, a material breach of a multilateral treaty by one of the parties। तो material breach of a multilateral treaty by one of the parties entitles a party specifically affected by the breach, ठीक है ना, to invoke it as a ground of provision for suspending the operation of treaty in whole or in part in relation between itself and the defaulting state। तो इंडियन गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई देखो सिंगापुर गवर्नमेंट ने क्या करा है, हमारे साथ धोखा करा है, तो हम दोनों के बीच का अग्रीमेंट सस्पेंड या फिर कैंसिल। ठीक है, आगे देखो क्या रखा है, अब मटेरियल ब्रीच ऑफ अ मल्टीलेटरल टीटी बाय वन ऑफ द पार्टीज। तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने क्या करा, सिंगापुर गवर्नमेंट ने जो है क्या करा, ब्रीच करा। इंटाइटल्स द अदर पार्टी बोले तो इंडिया के अलावा जो अदर पार्टीज है, बोले तो चाइना। तो इंटाइटल्स द अदर पार्टी, चाइना ये सोच सकती है कि भाई अगर सिंगापुर ने क्या करा है, इंडिया के साथ धोखा करा है, तो सिंगापुर जो है मेरे साथ भी धोखा कर सकती है। तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर सिंगापुर गवर्नमेंट ने क्या करा है, कोई ब्रीच करा है, तो चाइना क्या कर सकती है, चाइना जो है अदर पार्टीज बाय यूनानिमस अग्रीमेंट। तो चाइना क्या कर सकती है, चाइना जो है इंडिया के साथ मिलके क्या कर सकती है, चाइना जो है इंडिया के साथ मिलके सिंगापुर के साथ जो अग्रीमेंट हो रखा है उसको क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। तो चाइना क्या कर सकती है, बाय यूनानिमस कंसेंट सस्पेंड कर सकती है ऑपरेशन ऑफ ट्रीटी इन होल और इन पार्ट, या फिर टर्मिनेट कर सकती है बिटवीन ऑल द पार्टीज। मतलब चाइना और इंडिया मिलके क्या करेंगे, चाइना और इंडिया मिलके जो है बेसिकली ये कहेंगे कि भाई हम तीनों के बीच का जो अग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाता है, हम तीनों के बीच का जो अग्रीमेंट है हम कैंसिल करते हैं। यूनानिमस कंसेंट का मतलब क्या है, यूनानिमस कंसेंट का मतलब है कि हमने सबका कंसेंट दिया है,
ये दे रखा है एज बिटवीन ऑल द पार्टीज, या फिर चाइना और इंडिया मिलकर क्या कर सकते हैं, चाइना और इंडिया मिलकर डिसीजन ये ले सकते हैं कि भाई हमारा जो सिंगापुर के साथ अग्रीमेंट था वो तो हम कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों का जो अग्रीमेंट था वो अभी भी क्या रहेगा, प्रिवेल रहेगा। तो पढ़ो, अ मटेरियल ब्रीच ऑफ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी बाय वन ऑफ द पार्टीज, मतलब सिंगापुर, ठीक है ना, इंटाइटल्स द अदर पार्टीज बाय यूनानिमस अग्रीमेंट टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ ट्रीटी इन होल और इन पार्ट टू टर्मिनेट इट ईदर इन रिलेशन अमंग देमसेल्फ एंड द डिफॉल्टिंग स्टेट। मतलब चाइना और इंडिया मिलकर ये बोलेंगे कि भाई जो सिंगापुर के साथ हम दोनों का अग्रीमेंट हो रखा था हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर बिटवीन ऑल द पार्टीज। ये लोग क्या कह सकते हैं, ये लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम तीनों के बीच में जो अग्रीमेंट हो रखा था हम पूरे के पूरे को क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, पूरे के पूरे अग्रीमेंट को कैंसिल करते हैं। डन है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझना, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वैलिडिटी एंड कंटिन्यूएंस, वैलिडिटी एंड कंटिन्यूएंस ऑफ फोर्स ऑफ ट्रीटीज। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई ट्रीटी कब तक वैलिड रहेगी, ट्रीटी जो है कब तक वैलिड रहेगी एंड कब तक कंटिन्यू रहेगी। तो इन लोगों ने कहा कि जितना टीटी के अंदर डिफाइन कर रखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल टीटी में ये क्या रखा होगा कि भाई 10 साल तक वैलिड रहेगी, बेसिकली टीटी की वैलिडिटी क्या होगी, 10 साल की होगी। तो क्या रखा है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी या विड्रॉल ऑफ अ पार्टी may टेक प्लेस ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी और ऑफ द कन्वेंशन। मतलब ट्रीटी में जो बातें दे रखी होगी उसको अपन फॉलो करते हुए क्या करेंगे, उसको अपन फॉलो करते हुए ये चेक करेंगे कि भाई ट्रीटी का टर्मिनेशन कब होगा, ट्रीटी की वैलिडिटी कब है, ट्रीटी में कब पार्टी विड्रॉ कर सकती है। ठीक है, नॉर्मल है ये तो जो ट्रीटी में दे रखा होगा अपन को जो है क्या करना है, उसको फॉलो करना है, ये देखने के लिए भाई ट्रीटी कब तक वैलिड रहेगी, पार्टी जो है कब विड्रॉ कर सकती है, ट्रीटी कब जो है टर्मिनेट करी जा सकती है। आगे देखो एक पॉइंट क्या दे रखा है, एमरजेंस ऑफ न्यू प्री एम्प्टरी नॉर्म ऑफ जनरल इंटरप्रिटेशन लॉ। अच्छा, प्री एम्प्टरी का मतलब क्या होता है, डोमिनियरिंग लॉ, डोमिनियरिंग लॉ, ठीक है ना। तो एक ऐसा नया डोमिनियरिंग लॉ आ गया जो पिछले लॉ को क्या करता है, पिछले लॉ को जो है बेसिकली एक तरह से खत्म ही कर देता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर 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 एक नया लॉ आ जाता है, अगर एक नया जनरल इंटरनेशनल लॉ आ जाता है, ठीक है ना, तो इफ अ न्यू प्री एम्प्टरी नॉर्म ऑफ जनरल इंटरप्रिटेशन लॉ इमर्जेस, any existing treaty which is in conflict with that नया norm becomes void and stands terminated। तो एक नया जनरल लॉ आ गया, एक नया जनरल इंटरनेशनल क्या आ गया, लॉ आ गया। तो जो आपने पहली टीटीडब्ल्यू एंटर कर रखे थे, जो आपने पहले डीटीडब्ल्यू एंटर कर रखे थे, जो कंफ्लिक्ट में है, जो कंफ्लिक्ट में है इन अकॉर्डेंस विथ न्यू लॉ, तो वो जो आपके पहले के डीटीडब्ल्यू हैं वो टर्मिनेट मान लिए जाएंगे, इनवैलिड मान लिए जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्योंकि सीधी सी बात है, एक नया जनरल इंटरनेशनल लॉ आ गया है, तो फिर जब जो है नया इंटरनेशनल लॉ फॉलो होना चाहिए, पुराना जो लॉ है उसको अपन क्या करेंगे, उसको जो है अपन बेसिकली इनवैलिड एंड डीटीडब्ल्यू को भी क्या करेंगे, इनवैलिड एंड टर्मिनेट कर देंगे। आगे देखो क्या दरखा है देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दरखा है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। लेटर से सपोज इंडिया ने क्या कर रखा है, सिंगापुर के साथ डीटीडब्ल्यू कर रखा है, तो सिंगापुर जो है क्या कह सकती है कि भाई देखो जो हमने अग्रीमेंट के अंदर प्रोविजंस को क्या करा था, अग्री करा था, उसको फॉलो करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो मैं चाहती हूँ कि इस अग्रीमेंट को क्या कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। तो पार्टी में इन्वोक द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, impossibility of performing the provision of a treaty as a ground for terminating or withdrawing from it। तो सिंगापुर गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई देखो जो हमने अग्रीमेंट के अंदर जो हमने डीटीडब्ल्यू में जो है क्या करा था, प्रोविजंस को अग्री करा था, उसको फॉलो करना मेरे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि भाई अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया जाए, या फिर जो है मैं क्या करना चाहती हूँ, अग्रीमेंट से विड्रॉ करना चाहती हूँ। अच्छा, देखो क्या दे रखा है if the impossibility results from permanent disappearance या destruction of an object indispensable for the execution of the treaty। मतलब जिस चीज को कंसिडर करते हुए हमने ट्रीटी एंटर करी थी, वही चीज जो है आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, उसी चीज को जो है फॉलो नहीं कर पा रहे हो, और वो आपके लिए फॉलो करना इम्पॉसिबल है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है टीटी को टर्मिनेट करने की बात कह सकते हो कि भाई ठीक है हम जो है टीटी को टर्मिनेट करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपका जो इम्पॉसिबिलिटी है वो टेम्पररी है, तो आप क्या कर सकते हो, टीटी को जो है उतने समय के लिए सस्पेंड कर सकते हो। तो लेटर से सपोज इंडिया और सिंगापुर गवर्नमेंट ने क्या करा था, 10 ईयर्स के लिए क्या करा था, टीटी में जो है अग्री करा था कि भाई 10 ईयर्स तक जो है ये डीटीडब्ल्यू क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। अब लेटर से सपोज सिंगापुर गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई जो इंटरविनिंग 6 ईयर्स हैं, जो इंटरविनिंग 6 ईयर्स हैं, या फिर इसको 6 मंथ से ले लेते हैं, जो इंटरविनिंग 6 मंथ है, इस 6 मंथ में जो है बेसिकली मैं डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस को जो है अग्री नहीं कर पाऊंगी, डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस को फॉलो करना मेरे लिए किसी भी रीजन की वजह से जो है क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो सरकार ने ये कहा कि भाई अगर आपकी जो इम्पॉसिबिलिटी है वो टेम्पररी है, मतलब कुछ समय के लिए है, तो 6 महीने के लिए हम क्या करेंगे, इस टीटी को सस्पेंड कर देंगे, 6 महीने बाद जो है टीटी क्या हो जाएगी, वापस कंटिन्यू रह जाएगी। वापस पढ़ लेते हैं, अ पार्टी में इन्वोक द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोविजन ऑफ अ टीटी एज अ ग्राउंड फॉर टर्मिनेटिंग और विड्रॉइंग फ्रॉम इट अगर इम्पॉसिबिलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम परमानेंट डिसअपीयरेंस या डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंडिस्पेंसिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ टीटी। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई अगर इम्पॉसिबिलिटी टेम्पररी है तो उस केस में आपको जो है टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, उतने समय के लिए सस्पेंड कर सकते हो। अच्छा, आगे देखो क्या दे रखा है impossibility may not be invoked, impossibility of performance, ठीक है ना, impossibility of performance may not be invoked by a party as a ground for terminating या withdrawing या फिर suspending the operation। तो ये लोग कहना चाहते हैं, ये लोग कहना चाहते हैं कि भाई सिंगापुर गवर्नमेंट जो है टीटी को टर्मिनेट नहीं कर सकती, विड्रॉ नहीं कर सकती, ठीक है ना, टीटी को टर्मिनेट नहीं कर सकती, विड्रॉ नहीं कर सकती, सस्पेंड नहीं कर सकती, ये कहते हुए कि भाई हम जो है
हम जो है टीटी के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, हम जो है टीटी के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए टीटी के प्रोविजंस को फॉलो करना इम्पॉसिबल है। कब? अगर इम्पॉसिबिलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम अ ब्रीच बाय दैट पार्टी। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक तो चोरी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने एक तो क्या करा, सिंगापुर गवर्नमेंट ने एक तो ब्रीच करा, और ब्रीच करने के बाद वो ये कहती है कि भाई हम जो है फॉलो नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए फॉलो करना इम्पॉसिबल है। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर आप ब्रीच कर रहे हो, मतलब आप चोर हो, तो फिर आप जो है बेसिकली इस रिजॉर्ट को जो है अपना नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई हमने ऊपर तो ये देखा कि भाई अगर आपसे जो है अग्रीमेंट के प्रोविजंस फॉलो नहीं हो पा रहे हैं और आपको लगता है कि भाई अग्रीमेंट के प्रोविजंस को फॉलो करना आपके लिए इम्पॉसिबल है, तो आप टर्मिनेट कर सकते हो। लेकिन हम आपको टर्मिनेट करने नहीं देंगे, अगर आपका डिफॉल्ट है। तो देखो क्या रखा है, अगर द इम्पॉसिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ अ ब्रीच बाय दैट पार्टी, मतलब सिंगापुर गवर्नमेंट ने कोई ब्रीच करा है तो उस केस में जो है हम आपको जो है टर्मिनेट करने नहीं देंगे। तो if the impossibility is the result of a breach by that party either of an obligation under the TT, ठीक है ना, और of any other international obligation owed to any other party। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपने कोई ब्रीच करा है, मतलब आपने क्या करी है, कोई चोरी करी है, आपने कोई ब्रीच करा है, तो उस केस में जो है हम आपको जो है इम्पॉसिबिलिटी वाला ग्राउंड इन्वोक करने नहीं देंगे, टर्मिनेट करने नहीं देंगे, सस्पेंड करने नहीं देंगे। डन है। अगेन ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम की नहीं है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, आपको जो है वर्ड टू वर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ के भूल जाना है। शायद एमसीक्यू में टेस्ट कर ले, डायरेक्टली आपसे ये जो है चीजें डायरेक्टली नहीं पूछेगा। लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखना चाह रहे हैं, फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस का प्रिंसिपल मुझे ये बताता है कि भाई जिस समय आपने टीटी एंटर करी थी, लेट अस से सपोज 2019 में हमने टीटी एंटर करी थी, आज चला 2024, तो जिस समय आपने टीटी एंटर करी थी जिस समय आप क्या कर रहे हो, टीटी को देख रहे हो, उसके के बीच में क्या हो चुका है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो चुके हैं, तो उस केस में जो है आप टीटी को टर्मिनेट नहीं कर सकते अनलेस, मतलब कब अपन टर्मिनेट कर सकते हैं, देखो। तो फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस which has occurred with regard to those that existing at the time of conclusion of TT। तो जिस समय हमने टीटी को कंक्लूड करा था, आज की डेट पे हम देख रहे हैं, तो बेसिकली जो सर्कमस्टेंसेस है वो क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। मे नॉट बी इन्वोक्ड एज अ ग्राउंड फॉर टर्मिनेटिंग या विड्रॉइंग फ्रॉम द टीटी। तो अगर फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस हुए हैं तो आप जो है टीटी को टर्मिनेट नहीं कर सकते अनलेस, कब कर सकते हैं, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर एग्जिस्टेंस ऑफ दो सर्कमस्टेंसेस कंस्टिट्यूटेड एसेंशियल बेसिस ऑफ कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू बी बाउंड बाय द टीटी एंड effect of change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the TT। तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस हुए हैं तो आप जो है टीटी को टर्मिनेट नहीं कर सकते अनलेस ये सर्कमस्टेंसेस जो है बहुत ही एसेंशियल थे एंड इन सर्कमस्टेंसेस की वजह से क्या हो रहा है, इन सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो भी पार्टीज है उनकी जो फर्दर ऑब्लिगेशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ड्रास्टिकली क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो वापस पढ़ लेते हैं, फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस व्हिच हैज अकर्ड, ठीक है, विद रिगार्ड टू दोज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ टीटी एंड व्हिच वाज नॉट फोर्सिंग बाय द पार्टी, मतलब हमें ये पता नहीं था कि भी फ्यूचर में से चेंज हो जाएगा, एंड व्हिच वाज नॉट फोर्सिंग बाय द पार्टीज मे नॉट बी इन्वोक्ड एज अ ग्राउंड फॉर टर्मिनेटिंग और विड्रॉइंग फ्रॉम द टीटी अनलेस जो सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस हुआ है वो एसेंशियल था फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ टीटी एंड जो सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस हुआ है उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेडिकली जो है दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, टीटी को टर्मिनेट कर सकते हो, अदरवाइज फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस है, आपकी जो टीटी है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। फाइनली जो है अपना पूरा का पूरा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है।